हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स, बड़ा करीब आ गया तुम्हारा एग्जाम। सो आई थॉट व्हाई नॉट डील विद यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली सब लोगों ने करंट अफेयर्स विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किया, बट देन देर आर सर्टन करंट अफेयर्स जो द सो कॉल्ड रूटीन स्टडी में पढ़ा नहीं जाता। पीपल टेंड टू मिस दिस एंड आई वॉन्ट टू डू दैट पार्ट with you so that by chance that one off question। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैंने कई बार देखा है दैट वन ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस जो हमने पहले कभी नहीं सोचे होते, दे सडनली अपीयर। जैसे पिछले साल लीगल एड पे क्वेश्चन आया, या फिर कभी परोल, पिछले से पिछले साल, फिर उसके बाद परोल पे, बेल पे। आई थॉट व्हाई नॉट डू ऑल दोज क्वेश्चंस विद यू ऑल्सो। So this is a very unique type of current affairs summary for UPSC Civil Service Examination for those one-off unexpected। I'm just वैसे भी unpredictable सर्विस कमीशन है, कोई पता तो नहीं सकता कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन make sure that you do this part। So I'm डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। ये कोड तुमने यूज़ करना है एवरी टाइम तुम ज्वाइन करोगे प्लस क्लासेस, एवरी टाइम यू ज्वाइन करोगे इनफॉर्म आइकॉनिक क्लासेस। प्लीज़ यूज़ द कोड सेट लाइव SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज़ यूज दिस, यू विल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइव। ये है टेलीग्राम चैनल, और जो लोग भी मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल। चाहे वो पॉलिटी है, चाहे गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो मुझे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, विद रिगार्ड्स टू एनी गवर्नमेंट स्कीम, विद रिगार्ड्स टू एनी ऑफ दीज पॉलिसीज़, या फिर कोई इंटरनेशनल डोमेन में न्यूज़ आ गया, या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, पार्लियामेंट्री लॉ आ गया, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आया, कोई नया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर मेरा कोई नया कोर्स, आई विल कम्युनिकेट ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू बी। सो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और अगर आपने इस कोड को अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लिया तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एंड connect with us on the Telegram channel. So we are on an academy, which is the largest online learning platform in India, and this largest online learning platform has the best of the best educators from all over India on one platform। तो चाहे वो पॉलिटी है, चाहे गवर्नेंस है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन है, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इवन टिल इंटरव्यू, अन अकेडमी आपका साथ देगा। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लर्नर्स। तो आपको 1 मंथ एक्सटेंशन और प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लाइव मेंटोरशिप विद टॉप एजुकेटर्स मिलेगा, एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। करना आपने कुछ नहीं है, आपने इस कोड को स्कैन कर लेना है। तो अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लो, जहाँ पर स्पेस आएगा वहाँ पर क्लिक ऑन एनरोल नाउ एंड प्रोवाइड योर डिटेल्स एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, यूज़ द कोड सेट लाइव एंड ज्वाइन दिस। एक मेजर अनाउंसमेंट है, कल यानी कि 31 मई तक ही ये ऑफर है। इन अदर वर्ड्स 31 मई रात को 12 बजे के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा बाय अप टू 20%। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी में फाइनेंशियल रियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है। सो जो फाइनेंशियल रियलिटी है, उस रियलिटी को हमेशा ध्यान में रखो, अदरवाइज आप एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाओगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, जस्ट यूज़ द कोड सेट लाइव। आपको सिर्फ इस कोड का यूज़ करना है, SIDLIVE सेट लाइव, और आपको फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लेना है। मेरा पॉलिटी के ब्रांड न्यू कोर्स आया हुआ है, अभी कुछ ही सेशंस हुए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू ज्वाइन दिस। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। तुम सेट लाइव कोड यूज़ करो और 31 मई को रात को 12 बजे से पहले पहले कर लो, तो तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो यूपीएससी CSE GS मेगा कॉम्बैट है, दिस इज अ गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट जो इस टाइम करंट अफेयर स्पेशल है। गिफ्ट कार्ड्स वर्थ ₹10,000, या फिर सेकंड प्राइज 5,000, थर्ड प्राइज 2,000 तक मिलने का चांसेस है। May 29th 11 AM को ये था। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। CSE श्योर ये 2 ईयर और सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो 1 ईयर एक्सटेंशन मिल जाएगा, और ये तब तक मिलेगा जब तक कि तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करते हो। सो हम आपका लास्ट डे तक साथ देने के लिए जो हमने प्रॉमिस किया वो हम आपको निभाएंगे।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच एंड 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप है, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ऑन ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो और एक बार इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, चाहे 36 मंथ कोर्स लो, चाहे 24 मंथ कोर्स लो, चाहे 12 मंथ का कोर्स लो, by all means okay, just using the code सेट लाइव, देखो तुम्हें कितना एडवांटेज होता है। सिर्फ तुम्हें सेट लाइव यूज कोड यूज करना है, SIDLIVE, and you will be a part of this. So you're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision now. अन अकेडमी आपको लास्ट डे तक मदद करेगा, और अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर भी लोन देगा फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आज का पहला टॉपिक, सो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो मैं इस सेशन में कंप्लीट करूंगा, एंड आई विल कंटिन्यू दिस सेशन। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक कमिंग योर वे, एज आई सेड, ये अवे फ्रॉम द जनरल करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ना ही है, अपने न्यूज़पेपर में पढ़ना ही है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल लॉ रिलेटेड करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। सो लॉ रिलेटेड करंट अफेयर्स, ओके, जैसे मैरिटल रेप, बेल, फॉरलो, अरेस्ट, कस्टडी, ये सारे टॉपिक्स मेन करंट अफेयर्स है। हम लोग को विश्वास भी नहीं होता और हम उस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं। सो ऑल्दो मैंने इसके कुछ सेशंस किए हुए, बट अब इसको समराइज करते हुए हम लोग क्विकली इन टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। सो पहला टॉपिक जिसको आप, और मज़ेदार बात क्या है कि करंट अफेयर्स जो इस तरह से आप लॉ पढ़ोगे ना, तो आप समराइज करोगे, आपको केवल करंट अफेयर्स नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्जन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ भी आ जाएगा। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस मेथड ऑफ रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट। सो पहला हम टॉपिक कर रहे हैं मैरिटल रेप का। ये तुमने न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा आजकल। तो मैरिटल रेप के बारे में इशू है क्या? सो एक एक करके स्टेप करते हैं और ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पार्ट। सो आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, मैरिटल रेप। सो लेट अस अंडरस्टैंड मैरिटल रेप इन द एंटायर करंट अफेयर्स सिनेरियो। तो ये मैं करंट अफेयर्स में क्यों बता रहा हूँ? सो ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है और इसमें लिखा है, प्ली टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, we should not allow an absurdity to prevail, amicus curiae to Delhi High Court। अब इसका डिटेल, Delhi High Court is hearing a petition challenging exception 2 in IPC section 375 that protects men who have forced non-consensual intercourse with their wives from criminal prosecution under IPC 376। जिनको, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, या जो लॉयर्स नहीं हैं, या फिर जो लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको लगा कि भगवान ये है क्या, ये क्या बोला जा रहा है। और यही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जब तक आपको ये सब टॉपिक्स नहीं समझ में आता, कुछ समझाता नहीं है, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो आगे चलते हैं। तो इसमें मैं बहुत सारे कीवर्ड्स तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो आराम से समझो, लेकिन समझो। सो प्ली टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, वी शुड नॉट अलाउ एन एब्सर्डिटी टू प्रिवेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा, एमिकस क्यूरिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा एमिकस क्यूरिए। और दिल्ली हाई कोर्ट इज हियरिंग अ पिटिशन डू और चैलेंजिंग एक्सेप्शन 2, चैलेंजिंग exception 2 in section 375 IPC। सो इसको समझने इतना आसान तो है नहीं। सो इसको समझने के लिए पहले हमको लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। सो इंडियन पिनल कोड IPC, भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 375 डिस्क्राइब्स द ऑफेंस ऑफ रेप, and section 376 describes or provides for the punishment for such an offense. So punishment for the offense of rape is written in section 376, and 375 describes what constitutes the offense of rape. So I'll just read out a couple of parts and then we'll get into this.
So a man is said to commit rape if he, so things are written, penetrates his penis, inserts, etc., manipulates, applies, etc., and so on. There are a couple of things under the circumstances falling under any of the following 7 description. So non-consensual hona is condition number 1. In other words, or rather condition number 2, against her will, without her consent, with her consent, but वो consent has been obtained by either putting her or any person she is interested in fear of death or of hurt. Fourth, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifth, with her consent, when at the time of such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and the consequences of that to which she gives consent. Sixthly, with or without her consent, when she is under 18 years of age. Seventhly, when she is unable to communicate consent. यहाँ पर जो वर्ड बार 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 आ रहा है, तुम लोग लॉयर्स हो नहीं, मेजोरिटी ऑफ यू, मैं यहाँ पे लॉ के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ. प्राइमरीली यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रॉडली स्पीकिंग बोलूँ तो इट इज नॉट अगेंस्ट द विल. ओके, द सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड नॉट बी अगेंस्ट द विल, इट शुड बी इज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये. बाकी सब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ एक्चुअली फ्री एंड फेयर कंसेंट की बात हो रही है. सो इट शुड बी फ्री, फेयर, वॉलंटरी कंसेंट. मतलब इसमें अनइक्विवोकली सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए. अदरवाइज इट विल फॉल, एनी ऑफ दीज सेक्सुअल relations may fall under the category of rape as defined under section 375. And then if such a charge is proved, then of course the man is liable to be punished under section 376 Indian Penal Code. Now यहाँ तक हमें बड़ा क्लियरली हो गया. As I said, you are not lawyers, so you need not remember all of firstly, secondly, thirdly, so you don't have to remember. लेकिन you have to remember two exceptions. So there are two exceptions. सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ is what is called as consent. तो अलग अलग वर्ड्स में, बट लॉ इज अ थरो प्रोफेशन, लॉ इज अ थरो स्टडी. सो लॉ में आप ऐसे वर्ड्स को जनरली या फिर कैजुअली, आर्बिट्रली नहीं यूज कर सकते. सो कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस डिस्कशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस. अनइक्विवोकल वॉलंटरी, जिसको मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में जैसे बनाऊंगा कि फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए. वॉलंटरी, इट शुड बी yes, unequivocally, even if it is by words, gestures, or any form of verbal or non-verbal communication. And communication must be transpired to show willingness to participate in the specific sexual act. तो ये बहुत ही ऑसम डेफिनेशन है ऑफ द वर्ड कंसेंट. और पूरा का पूरा सेक्शन 375 एक्चुअली कंसेंट को फ्री, फेयर एंड वॉलंटरी करना है. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट शुड, यू मस्ट रैप योर हेड अराउंड दिस वर्ड कंसेंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. सो अ नो इज अ नो, अ येस इज अ येस, एंड दैट येस मस्ट बी अनइक्विवोकल. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज द पॉइंट ऑफ डिबेट for us today. Exception number 1 बोलता है a medical procedure or intervention shall not constitute rape. Understood?
today's discussion revolves around exception number 2. Exception number 2 says sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. Now, this is the topic of the day. सो अब पूरा का पूरा हमने डिस्कशन कर लिया और अब ये पूरा क्वेश्चन, अब तुमको हेडलाइंस पढ़ना इजी हो जाएगा. इस क्वेश्चन को अब फिर से पढ़ेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट इज हियरिंग अ पिटिशन चैलेंजिंग एक्सेप्शन नंबर 2 in the Indian Penal Code section 375 that says that a sexual relationship by a man of his own wife not under 15 years of age, okay, regardless of consent है या consent नहीं है, is does not constitute the offense of rape as per section 375 and hence therefore cannot be punished under section 376. ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी. क्लियर, एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइंस, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए. So this is my entire aspect of this is the topic of the day that ये दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन आई है कि माय लॉर्ड्स, ये जो सेक्शन 375 में आपने एक्सेप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए. दिस इज इलीगल, दिस इज रॉन्ग. प्लीज यूज द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड डिक्लेयर देम अल्ट्रा वायरस एंड मेक श्योर दैट हम आगे चलते हैं. तो अब हम इसके आगे डिस्कशन चलते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो ये सब आया कहाँ से? सबसे पहले हमको सेक्शन 375 आईपीसी, ये जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, ये 1860 में जब ब्रिटिशर्स ने हमके लिए बनाया, तो कोई भी लॉ जब बनता है तो किसी अंडरलाइंग फिलॉसफी के बेसिस पे बनता है. किसी अंडरलाइंग फिलॉसफी के बेसिस पे बनेगा तो ही उसको बनाया जा सकता है. ऐसा रैंडमली कोई भी लॉ नहीं बनता, ना कोई जुडिशियल डिसीजन कोई रैंडमली बनाया जाता है. उसके पीछे एक लॉ होता है, उसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है, डॉक्ट्राइन होता है, जुरिस्प्रूडेंस होता है, फॉर्मूलाज होता है, देन एन नंबर होते हैं. ऐसा लगता ज़रूर है कि ये एक रैंडम चीज़ है, बट ये है नहीं. ब्रिटिशर्स जब लॉ बना रहे थे तो एक कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है. डॉक्ट्राइन एज इन द आइडिया और द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन लॉ के अनुसार एक डॉक्ट्राइन होता था, उसको बोलते थे द डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर. इट वॉज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर. नाउ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर, इस पिक्चर से बड़े ध्यान से अगर तुम समझो तो इट सेड कि एक बार एक वुमेन ने एक मैन से शादी करने की सहमति दे दी. मेरे पॉइंट समझने की कोशिश करो. द पॉइंट हियर इज दैट इफ द वुमेन गिव्स कंसेंट, एक ही कंसेंट है. कौन सा कंसेंट है? कि मैं शादी कर रही हूं. जैसे उसने शादी करने का कंसेंट दे दिया, द कंसेंट इज गिवन. अब ये ब्लैंकेट कंसेंट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, now she has got nothing else to give or not to say or not to give consent. अब it is done with, it's all over. एक woman जो है, she gives consent to the man to get married. अब ऐसा माना जाता है कि the woman की personality has been subsumed or has been dominated completely by the man. It is completely subsumed in the man. Now the situation here is that females becomes femme covert. Female becomes femme covert. In other words, that अब वो अकेली उसकी अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी नहीं है. अगर तुम इस नोटिस को समझो, अगर इस पॉइंट को समझो, तो इसका मतलब है अब तो जो मैन चाहेगा वो ही माना जाएगा कि वुमेन ने एक ब्लैंकेट यस बोला हुआ है. तो वुमेन को अब अलग से कंसेंट देने का हक ही नहीं है. इट्स डन विद, इट्स ऑल ओवर. इन अदर वर्ड्स,
She has no rights, she has no obligations. Everything belongs, originates and ends at the husband. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, और इस डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर के बेसिस पर बनाया गया एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 375 आईपीसी। अब तुम्हें कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये कॉमन सेंसिकल है कि तुमको ये हिट कर रहा होगा। आई एम श्योर कि ये क्या बात हुई है यार, ये तो सर पूरा का पूरा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ओके, ये पूरा आर्टिकल 15 देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जो भी, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली पॉइंट अ फिंगर, लेकिन तुम्हें इतना रिलेट तो हो ही गया होगा कि सर ये इक्वालिटी वाली बात तो नहीं हुई। सो ये राइट्स, इक्वल राइट्स वाली बात तो नहीं हुई। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर कहीं ना कहीं तुमको उस सिचुएशन से जरूर हिट कर रहा होगा। सो इन द बैकग्राउंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर हम लोग अब मैरिटल रेप को पढ़ते हैं। तो सपोज देयर इज अ मैन who is legally married to a woman and he decides to have नॉन कंसेंशुअल, इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर ये है, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन, should it be considered as marital rape and should it not be protected by exception number 2, should it be punishable, is or under section 376 is the entire situation of this part। इस क्वेश्चन के अब डिसीजन तो ऑब्वियसली द ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे, लेकिन मैं दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे सामने रख लूंगा एंड यू विल ट्राई एंड अप्रिशिएट बोथ दीस आर्ग्यूमेंट्स। सो सबसे पहले लेट्स गेट द वर्ड्स क्लियर। मैरिटल रेप रेफर्स टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन हु आर लीगली एक्सेप्टेड एज हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर द वुमेन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डज नॉट गिव कंसेंट फॉर सच इंटरकोर्स। Marriage gives right to the husband and wife to lawfully consummate their marriage. Marriage is a stable relationship in which man and woman are socially permitted to have children, implying the right to sexual relationship. So nobody is going against the premise that as a man and woman, in fact, एक marriage को consummate होना, okay, is a very integral part of the continuation of marriage also, because that is the only one. तो ये भी एक question आ सकता है, that can actually, if there is no consummation of marriage, that can be a legal ground for this marriage not to be continued or for taking a divorce, or for that matter even for that marriage to be held as void, okay, the dissolution होना। लेकिन द सिचुएशन इज कि हम लोग सोसाइटी में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट वंस अ मैन एंड वुमेन आर इन अ लीगल वेडलॉक, दे आर एक्सेप्टेड एज husband and wife, then procreation, reproduction, sexual relationship is understood to be a man's right over a woman and woman's right over a man. Is this right so ever encompassing that the man need not even wait for the consensus or the consent of the woman? Can he forcefully have sexual relationship without the consent of the wife? This is the point here. So the context here is, now मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ, these are two different forums of arguments, these are two different sides of arguments, and obviously the final decision will come from the honorable court. So being a part of the wedlock does not permit the man to forcefully have sex with his wife. The right to have sexual intercourse must be consensual and not an obligation of his wife. सो ये ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला ना, सो दोज इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, वो कहते हैं द राइट टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी कंसेंशुअल एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ हिज वाइफ. She should have the liberty to refuse to have sexual relationship and cannot be compelled by her husband to do so. So Article 21 says life. Life is living with choice and dignity. However, हमें तो दोनों साइड को पढ़ना है.
सो हमारी दूसरी साइड जो है, ओके, दोज हु से कि डोंट और अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, तो वो उनकी भी तो सुननी है, सबको समझना है। तो उनको कह रहे, तो वन ऑफ द एनजीओ कॉल्ड हृदय, ही सेज और ही सबमिट्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि ये जो एक्सेप्शन 2 है ना, जो ये एक्सेप्शन 2 है जिसमें मैरिटल रेप को या सो कॉल्ड द सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय अ हस्बैंड ऑन हिज वाइफ विदाउट द कंसेंट ऑल्सो को एक सो कॉल्ड इम्यूनिटी मिली है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न है टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज which is important not only for the couple but for the family, which includes children and parents also. So अगर institution of marriage को protect करना है, it is very very important कि आप इस exception number 2 को नहीं जाने देना चाहिए. So it is a very important part कि ये stability of marital institution के लिए बहुत ज़रूरी है. So he says पार्लियामेंट इज नॉट जस्टिफाइंग दैट, तो ये हम इस लॉ को प्रोटेक्ट करें, पार्लियामेंट इज नॉट जस्टिफाइंग द एक्ट ऑफ मैरिटल रेप फॉर विच एक्सेप्शन 2 हैज बीन प्रोवाइडेड बट ओनली दैट इट मे नॉट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 376 आईपीसी. व्हाट ही इज सेइंग इज कि पार्लियामेंट ये नहीं बोल रहा कि मैरिटल रेप ठीक है, वो बोले कि इट इज नॉट टू बी पनिश अंडर सेक्शन 376 आईपीसी. इसको रेप का नाम मत दो. दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. सो पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको पनिशेबिलिटी रख लो, बट इट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड एज अ ऑफेंस पर से अंडर सेक्शन 376 आईपीसी एज अ पनिशेबल एज अ रेप ऑफेंस. अगर द सो कॉल्ड मैरिटल रेप वर्ड यूज करना है, punish him under some other provisions of Indian Penal Code or other statutes. Don't call it rape, because at maximum it should be called as a sexual abuse. It cannot be labeled as rape. So दोनों साइड की डिस्कशंस है, who's to stop who won. So अब तुम्हें नोटिस हो रहा होगा that दोनों साइड से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, बट एज आई सेड it is always left, it is always left to the final understanding or the final decision is left to the courts. So हमने बहुत सारे डिस्कशन दिया that it is said, okay, so one of the judges, it was a 2-judge bench which was hearing this argument. So Justice Shakdar observed, and I said, let me quote, she was almost treated under that doctrine. Doctrine means the doctrine of coverture, as someone who is incapacitated from giving consent. It is like that we have in the contract that certain categories of people cannot give consent. Enunciation by itself seems a little bit problematic. और वो इसलिए था because husband was taken as a dominant partner and the wife as the subordinate partner. तो एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सेप्शन है, इज इट वायोलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, 21 इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स और नॉट. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन in the decision, and then finally doctrine of coverture was the one जिसको हम लोगों ने इसको चैलेंज किया. So on 12th of May 2022, 12th of May 2022, Delhi High Court decided on this petition, and Delhi High Court का decision was before a 2-judge bench, and the 2-judge bench gave what is called as a split decision. So there was a split decision in this matter. Now what does a split decision mean? That one of the judges said yes, it should be criminalized. The other one said no, it should not be decriminalized. So अब इसका फैसला कैसे होगा? So once the Delhi High Court judgment has been said in these matters, okay, so एक लीव दे दी गई है, एक परमिशन दे दिया गया है आर्टिकल 134 कैपिटल ए में, that the interested parties may approach the Honorable Supreme Court. तो Honorable Supreme Court is the next point
जहाँ पर, और नेक्स्ट प्लेस और नेक्स्ट कोर्ट, नेक्स्ट फोरम जहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स होगी, बिकॉज द टू जजेस हैड टू वेरी डिफरेंट concept of this part. So like Justice Shakdar, he said absolutely correct. It should be criminalized. In other words, exception 2 must be struck down. On the other hand, Justice Harishankar, C. Harishankar, he said no. I don't think it is violating Article 14. I don't think it is violating Article 19. I don't think it is violating Article 21. And therefore, this should remain in this place. So बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेसेस आते हैं. ओके, जैसे ये भी बात माना जा सकता है कि अगर there is a legal marriage, is a legally accepted marriage, then in this legally arranged marriage or a legal marriage, then there is what is called, and I'm putting the words, it says legitimate expectation of sexual relationship hota hai. So, and it is, again I'm quoting the words exactly from the judgment, it is an inexorable aspect of marriage. Okay, so it is very, very important part of marriage, and otherwise agar at that particular stage, of sexual relationship, if the woman is not giving consensus, then just imagine the plight of the children who will be born to such parents or such sexual relationship, because that child's father would be considered as a rapist, which in a way, it's just an opinion, in a way is very, very detrimental to the aspect of stability of marriage. On the contrary, अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे तो लेट्स लुक एट जस्टिस शक्दर की स्टेटमेंट. ही सेज, and I quote again, the right to withdraw the consent at any given time forms the core of a woman's right to life and liberty. What is life? Life is living with choice and dignity. She has the right to withdraw consent at any time, whether she is the wife or she is not the wife. अब ये तो मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट बता रहा हूँ. मैंने तुम्हें दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट बता दी. इट इज़ अ स्प्लिट डिसीजन. नेक्स्ट we'll watch what happens in the Supreme Court. Again, before we go, we must read certain specialist points, and this I am taking from the current affairs magazine of India Today. So let us credit to India Today. Very nice article, and by Ms. Vrinda Bhandari, says why marital rape qualifies as a rape. So what will I do? अब तुम्हें समझ में तो सारा कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा, लेकिन आई विल जस्ट रीड थ्रू दिस सो दैट तुम्हारे लिए ये इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. सो इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, आराम से पढ़ लेते हैं. द दिल्ली हाई कोर्ट पास्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट on the issue of whether the marital rape exception engrafted in section 375 of Indian Penal Code was constitutional or not. Exception 2 to section 375 reads as follows: sexual intercourse or sexual acts by man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. तो नोटिस करोगे ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ. नेक्स्ट, जस्टिस रवि शक्दर स्ट्रक डाउन द मैरिटल रेप एक्सेप्शन. इसी को मैरिटल रेप MRE बोला जा सकता है, as being violative of 14, 15, 19(1)(a) and 21(a) of the Constitution. ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ. While Justice Harishankar held that marital rape exception was constitutionally valid, given the split decision and the importance of the issue, judges unanimously granted a certificate of leave to appeal. ये मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल 134A में से आता है, to the Supreme Court. Appeals have already begun to be filed by the parties before the apex court. It is expected that instead of the matter being referred to a 3-judge bench in the Delhi High Court, it will be decided straight away in the Supreme Court. Till then, however, the MRE will continue on the statute books in India. ये ऑटोमेटिकली, मैं पूरा आर्टिकल तुमको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा के दिखा चुका हूँ. लेट्स कंटिन्यू विद दिस नाउ. The split verdict reveals two completely different worldviews held by the two judges. As Justice Shakdar notes, the colonial history doctrine of coverture wali baat discloses that it is steeped in patriarchy and misogyny,
and has contributed to the diminishing of forums won by human beings. His judgment centers the autonomy, dignity, and privacy of a woman, with the institution of marriage receding in the background. So जस्टिस शगदर की स्टेटमेंट मानी जाए या ऑब्जर्वेशन मानी जाए तो वुमेन इज an individual is far bigger than merely she becomes a wife. So she was a woman before she became a wife, and it is more important as an individual autonomy for her to withdraw her consent at any time than being so called under the doctrine of coverture or just being subsumed or her rights being subsumed by that of the husband. Thus, he observes that marital rape needs to be called out as rape as a way of society to express its disapproval concerning the husband's conduct. तो ये है वो observation which says that marital rape exception should be gone, it should be removed, and that has got nothing to do with this entire thing, and it will be violating 14, 15, 19, 21, and this is out. Hence, criminalize marital rape. दोनों साइड का व्यू पढ़ना बहुत जरूरी है. सो लेट अस लुक एट द ऑनरेबल जजेस में द सेकेंड जज जस्टिस हरिशंकर के ऑब्जर्वेशन. फॉर जस्टिस शंकर द मैरिटल रेप एक्सेप्शन डज नॉट वायोलेट द equality guarantee under Article 14 of the Constitution, since there was an intelligible differentia between rape committed by the husband within a marriage and a rape committed whether by an intimate partner or a stranger outside marriage. So he says, so Justice Harishankar says that in a marriage or compared to a marriage and a sexual relationship in a marriage and a sexual relationship outside of a marriage, there is an intelligible differentia. In other words, you should apply some kind of logic which will be able to demarcate these two conditions as two entirely different scenarios. Because in marriage, when a man and woman are legally wedded, then there is, and I was using the word, there is a legitimate expectation of sexual relationships in the marriage, and that the sex between husband and the wife is sacred. So Justice Harishankar said, whether the opposite party, whether the petitioning parties believe it or not, but the sexual relationship here is considered to be as sacred. This is despite his recognition that there may be marriages between unequals, marriage may be good or bad or happy and sad. So this entire situation में ये देखा जाए तो you will realize कि there are so many discussions here that the Delhi government or the central government ने कोई stand ही नहीं लिया. Okay, neither in support nor against, because ये इतना dicey factor है and इसीलिए these are very difficult लीगल मैटर्स जिनके बारे में आप हाँ या ना ऐसे झटके से नहीं बोल सकते. द सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ टाइम लिया है फॉर फर्दर कंसल्टेशन गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इशू. सो हमने इसमें बहुत सारी सिनेरियो किया हुआ है कि थोड़ा बहुत हमने इस वाई द एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट किया गया. और अगर तुम लोग फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर लॉ ऑप्शनल, देन आई थिंक ये एक पैराग्राफ भी तुम्हारे काम आएगा. हिस्ट्री ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शंस कैन बी ट्रेस बैक टू द डॉक्ट्राइन except by Sir Matthew Hale, and this is the doctrine of coverture, as I said. And he said that he argued for an MRE or marital rape exception, since once woman has consented to marry, I quote, the wife hath given up herself in this kind unto her husband which he cannot retract. तो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ इन सिंपल लैंग्वेज अदर देन इज ओल्ड इंग्लिश में विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, हम इसको ये बात समझ सकते हैं कि वंस द वुमन हैज कंसेंटेड टू मैरी, देन दैट कंसेंट, दैट फर्स्ट कंसेंट ऑफ मैरिज is enough to say that all other consents have been given which he cannot retract. So it is a very very important concept, and ये सर मैथ्यू हेल जो डॉक्ट्राइन दे रहे थे ये एक जनरली वुमेन को सेकेंडरी सिटीजन ही मानते थे. लाइक ही वुड से कि अगर अ वुमेन गोज फॉर अबॉर्शन देन उसको पनिश होना चाहिए. ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So all these things were present over there, and once these things are fixed, it shows a kind of mindset
इट शोज अ काइंड ऑफ पेट्रियार्की, इट शोज अ काइंड ऑफ मिजोजिनी, जो हम लोग वेस्टर्न नेबर्स, वेस्टर्न कंट्रीज से, अब वेस्टर्न कंट्रीज उसके बारे में बोलती बहुत है, लेकिन इमेजिन दीज हैव इमर्ज फ्रॉम देम. सो इज इट टाइम टू डू अवे विद दीज डॉक्ट्राइन्स और नॉट? वी विल हैव टू वेट. लेकिन एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटी, एज स्टूडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, we have to do only with understanding the both sides. So only around 32 countries in the world continue to decriminalize marital rape. It is unfortunate India has still not been able to move out of this dubious list. मैं यहाँ पर दोनों साइड के लीगल, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स रखेंगे. ये हमारा काम है एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. वी विल वेट फॉर द फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया. वी हैव डन मैरिटल रेप, बट देयर आर 3 मोर टॉपिक्स दैट आई वांट टू डू विद दिस second part. The second part is bail, parole and furlough. These are very very important topics. और मज़ेदार बात यह है कि this do not remain so called beyond the reach of the UPSC civil service examination, because last time इस पे क्वेश्चन आ चुका है. ओके और अगर डायरेक्टली नहीं भी आया तो इनडायरेक्टली आ गया, बिकॉज देव आस्क्ड parole and furlough डायरेक्टली एंड देव आस्क्ड कस्टडी, okay, judicial custody and police custody पे question, which automatically is intricately related to the topic of bail. So it will take some time, or I will go slow in order to explain this entire structure to all of you. Otherwise it becomes very very difficult for you to remember. So let us understand each of these topics and understand this. So let us understand this, or there is no easy way for me to teach you this, और कोई तरीका है नहीं. So I'll have to explain you right from the beginning, and when I say right from the beginning, I will have to explain you the entire criminal law before I'll be able to explain this part. फिर मैं इसी तरह से तुम्हें स्टैट्यूटरी बेल भी पढ़ा दूंगा और मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिचुएशन ये समझाऊंगा. तो इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, and I hope you understand and enjoy this part. So let us understand this entire process. तो ये slow जाना पड़ेगा. We don't have a choice. Let's look at the entire criminal proceedings here and there. So when I look at entire criminal proceedings, हम लोग यहाँ से एक point से समझ में आ रहा है कि let us assume कि there is an allegation of a criminal offense. मान के चलते हो कि A is a person जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस करने का, कोई भी ऑफेंस का, ओके, उसके ऊपर चार्ज लग गया है, या चार्ज भी नहीं, फॉर दैट मैटर एलिगेशन हो. सो देयर इज एन इंफॉर्मेशन, word that is to be put is there is an information brought to the notice of officer in charge of the police station that a cognizable offense has happened or a offense has happened. So इनमें से बहुत सारी चीज़ें एज अ लॉयर मेरे मुंह से निकल भी गई होगी, तो अनटिल अनलेस मैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर ना फरमाऊँ, आप उन लीगल वर्ड्स को छोड़ के ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ ओनली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट तक, नॉट मोर देन दैट. जब इंफॉर्मेशन हो जाती है एंड द पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट येस इट इज एन ऑफेंस दैट रिक्वायर्स टू बी और इट्स एन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन दे विल गो and file what is popularly called as first information report under section 154 of criminal procedure code. So ये जो FIR होता है, सबसे important बात है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी FIR वर्ड ही नहीं यूज हुआ, ये ज़्यादा फेमस हो गया. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज सेड एज एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154 CRPC, और जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं केस रजिस्टर हो गया. जैसे केस रजिस्टर हो जाता है, पुलिस जो भी प्रोसीडिंग्स करती है अब उसको समझा जा सकता है एज इन्वेस्टिगेशन. टेक्निकली स्पीकिंग इट इज आफ्टर whatever is done, आफ्टर, पहले FIR होता है एंड देन देयर आफ्टर वट एवर इज डन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू अरेस्ट द पर्सन, बट द पुलिस मे अरेस्ट द पर्सन. तो 2-3 बड़ी फेमस जजमेंट्स है, अनिश कुमार जजमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिसमें अब वो है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो ये ऐसा अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है. बट अगर अरेस्ट करने की नौबत आई या अगर द पुलिस इज सेटिस्फाइड कि अरेस्ट किया जाना चाहिए,
तो देयर आर सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सर्टन लीगल safeguards, certain constitutional and certain legal safeguards which must be followed. This is the entire first part of हमारी discussion. So arrest जब किया जाता है या arrest होता है या फिर custody में लिया जाता है, so यहाँ पे दोनों ही बातें होती है. Every arrest is a kind of custody. Every custody is not necessarily type of an arrest. Okay. So अगर मैं हैंड होल्ड करके तुम्हें बिठा दूँ एक जगह पे तो वो भी एक तरह की कस्टडी है, लेकिन जब तक उसको फॉर्मली नहीं दिखाया जाता, अरेस्ट मीमो नहीं बनता, तब तक उसको अरेस्ट नहीं बोलते. सो दैट कस्टडी और अरेस्ट, अभी के लिए तुम लोग एज ए सेड यू आर नॉट लॉयर्स, सब लोग लॉयर्स नहीं हो तो तुम लोग इसको सिर्फ ऐसे समझ लो. सो अगर अरेस्ट और कस्टडी को भी हम लोग ये देख लें तो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई. क्या होगी प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हारी लिबर्टी चली गई. ओह, और अगर तुम्हारी लिबर्टी चली गई है तो अचानक आर्टिकल 21 comes into the picture. Article 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So अगर मैं इसको बोलता हूँ no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law, तो ये आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन में मैं आ गया हूँ. सो मेरे को अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ना है तो आपका कोई भी अरेस्ट या कस्टडी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड में आएगा, और इसी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जो लॉ है, जो लीगल प्रोविजन है, उसको बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973. ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी. So, as I was saying, the Criminal Procedure Code 1973 and the Articles of the Constitution, ये हमको specifically help करेंगे to provide what are called as constitutional safeguards. तो हम पहले पढ़ेंगे Section 50 in the Code of Criminal Procedure 1973. इसमें लिखा है Section 50, a person arrested must be informed of grounds of arrest and of right to bail. ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है. तो एक तो जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, the arrested person must be told why is he being arrested, and the second important part, that he must also be told by the arresting officer that he has the right to bail. So every police officer or other person arresting any person without warrant, okay, cognizable offense, shall communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such an arrest. तो सबसे पहला constitutional safeguard ये है that he should be told or he should be informed of the full reason of the grounds of arrest. क्यों arrest किया जा रहा है is the entire part. Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail or that he may arrange for sureties on this behalf. इस पैराग्राफ को समझने के लिए तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी that there are two classifications of offense with regards to whether the offense is bailable or whether the offense is non-bailable. मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ to try and explain this entire structure, क्योंकि एक बार आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपके लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है
टू बी एबल टू क्रैक दिस अंटिल अनलेस आपको बेसिक लीगल नॉलेज हो और एग्जाम में क्वेश्चंस आने लग गए. सो बी वेरी वेरी केयरफुली गेटिंग दिस पॉइंट. सो अगर मैं फर्स्ट शेड्यूल खोल के देखूं ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो तुम्हें बहुत जगह लग रहा होगा कि ये लॉयर स्टफ है, बट अब इसको देर इज नो सिंपलर वे, देर इज नो बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, और कुछ किया ही नहीं जा सकता. सो जस्ट पे अटेंशन एंड थोड़ी देर के लिए लीगल बेंट ऑफ माइंड में आ जाओ एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ओके, समझने की कोशिश करो. सो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को देखोगे तो ऑफेंसेस ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन इज कॉल्ड एज बेलेबल ऑफेंस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें यू आर एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, बेल मतलब जमानत, एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ये तुम्हारा हक है. ओके, सो ये तुम्हारा हक है. अब ये जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉट बेलेबल ऑफेंस नहीं है. स्पेलिंग को जरा ध्यान से देखो, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉट बेलेबल ऑफेंस नहीं है. ये नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दिस बेल एज अ मैटर ऑफ राइट. तो ये राइट के अधिकार या हक के तरह से आपको नहीं दिया जाता, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है. नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब नॉट बेलेबल नहीं है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जमानत होगी ही नहीं या बेल मिलेगी नहीं. ये मिलेगी बट एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. डिस्क्रेशन मतलब अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. बहुत सारे प्रोसीजर्स है, बहुत सारे पॉइंट्स चेक किए जाते हैं. वेदर यू आर अ फिट केस टू बी ग्रांटेड बेल. सो द पॉइंट इज या फिर एडमिटेड टू बेल, यानी कि इट इज नॉट योर राइट, इट इज अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल नहीं देता, वो कोर्ट देता है. बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर्स को, अरेस्टिंग ऑफिसर्स को ये बोला जाता है कि अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, लाइन क्या लिखा है, अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला सिचुएशन नहीं है तो अरेस्टिंग ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर हु इज अरेस्टिंग दिस पर्सन, उसको ये बोला जाता है, मैंडेटरी है, दैट ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल. अब बात समझने की कोशिश करो. मैं लॉयर हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमको आता है, अब भाई तुम्हें मालूम है कि राइट टू बेल है, लेकिन अगर किसी पर्सन को नहीं मालूम है कि ये बेलेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल ऑफेंस में राइट होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में राइट नहीं होता, बेलेबल ऑफेंस में उसका हक है, अधिकार है, तो उसको कौन बताएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो कि पुलिस ऑफिसर या फिर अरेस्टिंग ऑफिसर ने बताना चाहिए कि भाई तेरा एंटाइटल्ड है टू बी रिलीज ऑन बेल, तू अपनी बेल के लिए हक रखता है, तू एक फॉर्म भर और उस फॉर्म को बोला जाता है बेल बॉन्ड. व्हाट इज दैट कॉल्ड? सो फॉर्म नंबर 45 भरो. ओके, बेल एंड बेल बॉन्ड फॉर अटेंडेंस बिफोर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि पुलिस स्टेशन क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अपना नाम, पता और कौन सा FIR लगा, कौन सा दफ़ा लगी. एक जमानती होगा जो कि श्योरिटी होगा, और वो जो श्योरिटी होगा उसको कुछ अमाउंट होगा वो भी रखा जा सकता है, कोई कभी फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, कभी गाड़ी के पेपर एंड सो ऑन सो. आइडिया ये है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन अ बेल बॉन्ड. इसमें एक इंपॉर्टेंट सीन और याद रख लेना, अब जस्ट बिकॉज मैं ये बात बता रहा हूँ कि बेल बॉन्ड भरते टाइम या फिर बेल बॉन्ड अगर नहीं भी हो और तुम्हारे पास पैसे ना भी हो तो वो भी हम आर्टिकल 21 की इतनी ऊंची वैल्यू रखते हैं. फॉर अस इट इज़ सच अ बिग थिंग दैट वो पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है. ओके, आइडिया ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे ही ना हो, जिसे इंडिजेंट केस बोलते हैं, या फिर तुम किसी को जानते ही नहीं हो, डज नॉट मीन यू विल नॉट बी रिलीज, यू विल बी रिलीज ऑन दिस पार्ट ऑल्सो.
सो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा एक मेजर जो डिस्कशन का आज का पॉइंट था, और यहीं से स्टार्ट होना था सब कुछ। तो मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ तुम्हारे लिए दो वर्ड्स। एक वर्ड डिस्क्राइब हो चुका है अरेस्ट, एक वर्ड हो गया कस्टडी, एक हो गया है बेल, जिसका जो आज का टॉपिक है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड बेल, राइट, बिकॉज अब हमको सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड समझ में आ गया। सो नाउ स्टोरी कंटिन्यू होगी। सो नाउ द पर्सन गोज, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस। सो मैं तुम्हें पहले एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एंड देन यू अंडरस्टैंड दिस। सो सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमें दो वर्ड्स ऑटोमेटिकली मिल गए। वन, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो भी कंप्लीटली बताना ज़रूरी है। ओके, तो ये एक लीगल सेफगार्ड है। और ये साथ में दैट इफ इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, इफ इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस देन इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। एक्चुअली लॉ में उल्टा लैंग्वेज बोला है, अदर इफ इट इज अदरवाइज इफ ही इज अरेस्टेड ऑन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन ये कहाँ से इमर्ज हो रहा है? ये दोनों ही समझ में आ रहा है फ्रॉम आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज प्रोटेक्शन from arrest and detention, from arrest and detention in certain cases. So ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से निकल रहा है, फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। और आर्टिकल 21 में लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये दोनों ही कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर आ गया सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आगे चलते हैं। सो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया हमको एंड वी हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली। अब आगे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। सो नाउ द पर्सन इज अरेस्टेड। चलो अब क्या करना है? नाउ द पर्सन इज अरेस्टेड। तो अरेस्टेड पर्सन को, अब ध्यान से सुनना, ये बड़े खतरनाक वर्ड्स है। सो पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। नाउ here is a very important scenario. From the time being or from the time of being arrested, देखा जाए तो जब पुलिस ने अरेस्ट किया है, देखा जाए तो जब पुलिस ने अरेस्ट किया है तो दैट पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है इज इन नाउ द कस्टडी ऑफ द पुलिस। लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। ही इज नाउ इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, but his custody of the police is under or must be regulated by section 57 of criminal procedure code. तो it जो custody start हुई है from the point of time of being arrested is under section 57 of criminal procedure code. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? It says person arrested not to be detained more than 24 hours. तो ये कहाँ से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। नाउ ये क्या बोला जा रहा है कि इफ पर्सन इज अरेस्टेड तो पुलिस के पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स ओके है। ऑफ कोर्स इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता दैट टाइम, तो इट एक्सक्लूड्स द टाइम जो कि चाहिए होता है फॉर जर्नी। ओके, तो जो जर्नी मतलब थाने से लेकर कोर्ट तक लेकर जाने का। सो विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स द पुलिस का को मैंडेट है, इट इज़ देयर ड्यूटी, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कि ही मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। सो पुलिस को ये डिटेंशन 24 घंटे से ज़्यादा अलाउड नहीं है। सो एक तरह से, अब देखो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। सो सेक्शन 57 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेज नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable and such a period, ये थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाते हैं, ये लाइन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, exceed 24 hours
exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. तो 24 घंटे हैं, तो ये मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया एक और कॉन्स्टिट्यूशनल, एक और लीगल सेफगार्ड। तो हमने एक कर लिया सेक्शन 50 और एक पढ़ लिया सेक्शन 57, और हमारे पास चल रहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो अब इनके बीच में यही बहस चल रही है कि वन साइड वांट्स, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वांट्स दैट देयर शुड बी फर्दर कस्टडी, और द अदर साइड वांट्स, द अदर साइड सेज कि फर्दर कस्टडी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी बेल टू बी ग्रांटेड। नाउ पहले हम पढ़ते हैं बेल के बारे में। सो बेल के बारे में देयर आर 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोविजन, तो ये सब कुछ चैप्टर 33 में दिया हुआ है। चैप्टर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। सो बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड 3-4 प्रोविजंस है विच शुड बी अवेयर ऑफ। सो पहले है बेलेबल ऑफेंस। सो प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, सेक्शन 436 में लिखा है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो ये सेक्शन 436 उसमें है जिसमें तुम्हारे ऊपर बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है। सो इफ इट इज अ बेलेबल ऑफेंस व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ, व्हेनेवर आई यूज द वर्ड चार्ज, ये बड़ा लूजली में बोल रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग चार्जशीट के बाद लगता है, सेक्शन 173 के बाद, बट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। बट दिस इज अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail. So it is a very very important part that he shall be released on bail. So section 436 criminal procedure code जो है, सेक्शन 436 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो उस कंडीशन में जहां पर बेलेबल ऑफेंस है, एंड बेलेबल ऑफेंस में किस तरह से बेल मिलती है। तो ये सेक्शन 436 में है। 437 में एग्जैक्टली नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात हो रही है। सो व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station, or appears or is brought before a court other than the high court, he may be released on bail. तो ये में है, ये क्या है, ये में है, अच्छा ये may be released on bail है, यहाँ पर shall है, ये तुम्हारा राइट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। दिस इज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, दिस इज मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। सो ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द टू, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सेक्शन 438 एक बड़ा फेमस है जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। वैसे एंटीसिपेटरी बेल नाम की कोई वस्तु होती नहीं है इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वहाँ लिखा है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन apprehending arrest, वहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, apprehending arrest. So when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or Court of Session for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, तो एक ऑर्डर पास किया जाता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो आपको बेल पर रिलीज किया जाए। तो apprehending arrest is 438 criminal procedure code, also called as anticipatory bail. So जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और तो हम चैप्टर 33 की बात करें तो हम लोग पुरानी डिस्कशन पे दोबारा आ जाते हैं। कहाँ थी हमारी डिस्कशन? हमारी डिस्कशन यहाँ थी। तो जब बेल ग्रांट होने की डिस्कशन हो रही है तो बेलेबल ऑफेंस होगा फिर तो राइट है, तो वो तो 436 है, वो नहीं है। बट अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो 437 है, और एंटीसिपेटरी है तो 438 है।
So these are the two paths on this part. Obviously, you can also go to the High Court under 439 in case 437 is not successful, but वो फिर लीगल सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भैया हम तुम्हें बेल नहीं दे रहे, सो माई लॉज में डिसाइड कि आपको बेल नहीं मिल रही, दैट्स ऑल्सो नॉट दैट, ओके, दैट्स वेरी सिचुएशनल। सो इफ द बेल इज नॉट बीइंग गिवन and the public prosecutor presses on that please do not grant him bail, तो वो आपको क्या देंगे, वो आपको रिमांड बोल रहे हैं। सो व्हाट विल यू से, द कोर्ट मे नॉट ग्रांट यू बेल, लैंग्वेज पकड़ो, द कोर्ट मे नॉट ग्रांट यू बेल बट द कोर्ट मे रिमांड यू टू फर्दर कस्टडी। ये जो फर्दर कस्टडी है ये दो तरीके की हो सकती है, ये जो फर्दर कस्टडी है ये दो तरह की हो सकती है, और ये दो तरह की फर्दर कस्टडी जो है वो सेक्शन 167 में होती है। तो अगर अक्यूज को रिमांड किया जाता है, अगर अक्यूज को रिमांड किया जाता है बियॉन्ड 24 आवर्स, तो उसके ऊपर प्रोसीजर जो यूटिलाइज होता है वो सेक्शन 167 में होता है। Whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary and at the time forward the accused to the magistrate. So beyond जो मैंने अभी अभी बोला कि सेक्शन 167 तब काम में आ जाता है जब रिमांड को बढ़ा दिया जाता है बियॉन्ड 24 आवर्स। तो यहाँ तक आते आते हमको ये समझ में आ गया कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फॉलो व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमने यहाँ पे देखा दिल्ली पुलिस प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ नोटिसेस अंडर सेक्शन 41A, 91, 160 एंड 175 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Police officers should be mandatorily required to issue notice under section 41A, 91, etc., etc. तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंसर्न सस्पेक्ट और एक्यूज पर्सन विल नेसेसरली नीड टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, यानी कि इमीडिएट अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता। Should the accused be unable to attend at the time of any valid or justifiable reason, the accused should be in writing immediately intimate the investigating officers and seek an alternative time within a reasonable period. So दोनों साइड से सिचुएशन ये हो रही है कि हम लोग किसी भी तरह से ये सिचुएशन निकाल के लेकर आए कि वी जस्ट वांट देम टू डू देयर इन्वेस्टिगेशन। मैंडेटरीली किसी की लिबर्टी लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। पहले 24 आवर्स तो सेक्शन 57 में आता है और फिर आ जाता है अंडर सेक्शन 167। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 167 में दो पार्ट हो गए। एक सेक्शन 167 में कस्टडी होती है जिसे बोला जाता है पुलिस कस्टडी, और दूसरी कस्टडी होती है जिसे बोला जाता है जुडिशियल कस्टडी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टडी पॉसिबल। एक कस्टडी होती है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, पुलिस कस्टडी मतलब, ध्यान से सुनना, that the accused or the arrested person is remanded to the police station or to the custody of the police, जहाँ पर उसको पुलिस स्टेशन के लॉकअप में अरेस्ट करके डाल दिया जाता है और आधा भेज दिया जाता है। अरेस्ट तो है लेकिन उसको वहाँ पर डिटेन किया जाता है। जुडिशियल कस्टडी होता है व्हेन ही इज रिमांडेड टू जेसी, इसको बोलते हैं रिमांडेड टू जेसी, और रिमांडेड टू जेसी जो है उसमें उसको सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया जाता है। सो ही इज सेंट टू सेंट्रल प्रिजन। दो चीज़ें हो गई, सो रिमांडेड टू पुलिस स्टेशन और रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। तीसरा जो चक्कर है, ओके, जो तीसरा स्ट्रक्चर है विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड इज
द फॉलोइंग। सो पुलिस स्टेशन की पुलिस कस्टडी हो, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, एट एनी गिवन पॉइंट और एट एनी वन इंस्टेंस, ये कस्टडी 15 डेज से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं दी जा सकती। सो यू कैन नॉट गिव दिस कस्टडी फॉर मोर देन 15 डेज एट अ टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर ये आप देखोगे तो ये आपको सेक्शन 167 बड़ा क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मैजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज दैन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। लेकिन इनिशियली he cannot be given more than 15 days in a whole। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एट एनी वन गिवन टाइम यू कैन नॉट बी गिवन मोर देन 15 डेज। तो यूजुअली 14 दिन की 14 डेज की कस्टडी दी जाती है, बिकॉज 15 डेज से एक्सीड नहीं किया जाता, अदरवाइज ये सेक्शन 167 की वायोलेशन हो जाएगा। तो वो एक और पॉइंट इसे याद रखना कि यूजुअली पुलिस कस्टडी फर्स्ट स्टेजेस में दी जाती है। सो जो यूजुअली इनिशियल कस्टडी जब रिमांड की जाती है तो पुलिस कस्टडी दी जाती है। यूजुअली पुलिस कस्टडी बाद में नहीं दी जाती। पुलिस कस्टडी हमेशा स्पेयरिंगली दी जाती है। ओके, इट इज ग्रांटेड एट वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज पुलिस कस्टडी इज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, तो दे डोंट वांट टू गिव वेरी ऑफन। पुलिस कस्टडी से जैसे ही वो हटते हैं, देन ही इज ग्रांटेड और ही इज गिवन टू और ही इज सेंट टू जेसी इन केस अगर बीच में ही इज नॉट ग्रांटेड बेल। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इफ ही इज ग्रांटेड बेल तो ऑब्वियसली सारी की सारी कहानी चेंज हो जाती है। नाउ ये प्रोसेस रिपीट होगा। कैसे होगा? तो 15 डेज की कस्टडी मिल गई, वो चाहे पीसी मिली, चाहे जेसी मिली, चाहे कॉम्बिनेशन मिली, फिर उस अक्यूज को दोबारा मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में डाला जाता है। फिर से वही डिस्कशन होती है कि डिफेंस काउंसिल बोलते हैं ग्रांट हिम बेल, प्लीज ग्रांट हिम बेल। पुलिस पब्लिक पुलिस प्रोसिक्यूटर बोलेंगे नो 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 नो, प्लीज एक्सटेंड हिज कस्टडी। सो ये दोनों चीजें लगातार चलती रहेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर बोलेंगे प्लीज एक्सटेंड द रिमांड, डिफेंस काउंसिल बोलेंगे नो 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 नो, डोंट एक्सटेंड द रिमांड, इसको ऐसे ही रहने दो और बेल ग्रांट कर दो। अब पॉसिबल है बेल हो जाए, बेल हो जाए तो फिर प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ अराइविंग। तो द मजिस्ट्रेट साहब इज वेल विद इन द पावर्स टू एक्सटेंड दिस बाय अनदर 15 डेज। ओहो, फिर से जेसी हो गया क्योंकि पीसी तो पहले टाइम में मिलता है। फिर मजिस्ट्रेट साहब इसको एक्सटेंड कर देंगे और मजिस्ट्रेट साहब फिर इसको एक्सटेंड करेंगे और 2 पार्ट्स में, या तो फिर 15 दिन बाद दोबारा मुलाकात। ओके, एक साइड पर बेल, एक साइड पर एक्सटेंशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस। वेरी गुड। अब क्या होगा? सो यू हैव एक्सटेंशन, यू हैव बेल, यू हैव एक्सटेंशन, 15 हो गए, 30 दिन हो गए। वेरी गुड। अब क्या? फिर से, अरे फिर से, यस, फिर से ये 15 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इसकी कोई लिमिट है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर वाइल यू आर इन कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पुलिस से एक्सपेक्टेड है टू कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन इन आइदर ऑफ द 2 टाइम पीरियड्स, या तो 90 डेज या तो 60 डेज। 90 डेज अगर 90 डेज तब होगा अगर 90 डेज तब होगा अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस के लिए चल रहा है विच इज पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years. So death, imprisonment for life और imprisonment for a term of not less than 10 years, 10 साल से या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला कोई है ऑफेंस तो 90 डेज मिलेगा और बाकी सब के लिए 60 डेज मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, 90 डेज और 60 डेज। 90 डेज अगर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला है तो टेक 90 डेज, नहीं तो 60 डेज। और सर बाय चांस इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई तो
अगर नहीं कंप्लीट हुई और तुम्हारी जुडिशियल कस्टडी चल रही है तो तुम्हें मिलेगी व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बेल। मतलब अगर चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 जिसे फाइनल रिपोर्ट बोला जाता है, अगर इस 90 डेज और 60 डेज वाले टाइम पीरियड में डिपेंडिंग अपॉन कैसा केस है अगर सबमिट नहीं हुई तो तुम्हें मिलेगी व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बेल। स्टैट्यूटरी बेल मीन्स यू विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज। सो व्हाट इज दैट? तो ये सुधा भारद्वाज केस में, द भीमा कोरेगांव केस में जो मिला था वॉज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बेल। इसी को डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी बेल। दिस इज अ राइट टू बेल दैट अक्रूज when the police fail to complete investigation within a specified period in respect of a person in judicial custody। देखो तुम नोटिस करो जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि पुलिस कस्टडी तो शुरू शुरू में होगी। दिस इज enshrined in section 167 सब क्लॉज 2 जो मैंने अभी अभी तुम्हें दिखाया, where it is not possible for the police to complete an investigation in 24 hours। The police produces the suspect in court and seek orders for either police or judicial custody। This section concerns the total period up to which a person may be remanded in custody prior to the filing of charge sheet। For most offences, the police have 60 days to complete the investigation and file a final report before the court। However, where the offence attracts death sentence or life imprisonment or a jail term of not less than 10 years, the period available is 90 days। In other words, a magistrate cannot authorize a person's judicial remand beyond the 60 or 90-day limit। At the end of this period, if the investigation is not complete, the court shall release the person if he is prepared to and does furnish bail। I hope तुमको ये बात समझ में आ गई है। This is called as statutory bail। सो अब हमारे पास सिचुएशन आया है कि हमने बेल पढ़ ली। देखो हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए। हमने कर लिया है बेल, हमने कर लिया है स्टैट्यूटरी बेल, हमने समझ लिया है अरेस्ट, हमने समझ लिया है डिटेंशन, और हमें अब समझ में आ गई है कस्टडीज। तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। कस्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में एक फ़र्क है विच यू शुड बी नोइंग। पुलिस कस्टडी में जो जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। सो ही इज़ केप्ट इन द पुलिस स्टेशन, और इस पुलिस स्टेशन में राइट उसको लॉकअप में रखा जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस। सो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पुलिस कर रही है। नाउ द पुलिस को बड़ा इजी होता है इनको इन्वेस्टिगेट करना। तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जिसको आईओ बोलते हैं, वो लॉकअप में इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। वेरी नाइस। अब बाय चांस मानो कि पुलिस कस्टडी ना दी गई हो और जुडिशियल कस्टडी दी गई हो, तो अक्यूज को कहाँ भेजा जाएगा? तो अक्यूज को भेज दिया जाएगा इन द प्रिजन, तिहाड़ प्रिजन, आर्थर रोड। तो क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ जाकर अपनी तहकीकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आंसर इज यस, कर सकते हैं। सो ही कैन डू दिस इन्वेस्टिगेशन in the prison also। he can do this investigation in the prison also। and ये investigation जो है, ये जो investigation है, ये investigation is going to continue, right? but only after being granted परमिशन बाय द कोर्ट। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, दैट द परमिशन बाय द कोर्ट इज क्रूशल इन दिस पार्ट। सो अगर ये परमिशन नहीं होगा देन थिंग्स वोंट टर्न आउट द वे इट शुड बी टर्न आउट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज दैट द
प्रिजन में भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बट ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. सो इन्वेस्टिगेशन कैन गो ऑन इन बोथ द केसेस. अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया बिकॉज ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है. अब लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ आज का टॉपिक, और एक है परोल और एक है फरलो. ये तुमने बहुत बार सुना होगा. सो यू मस्ट हैव रेड दिस इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस, और ये बहुत बहुत ही कॉमन होता है कि परोल मिल गई, फरलो मिल गई एंड सो ऑन. तो ये बेल क्या होता है ये हमने कर लिया. परोल और फरलो अब समझने के पहले परोल समझो. सबको ये बात समझो, पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं. तो मैं इसको रेड में मार्क करूंगा जो डिसिमिलैरिटीज है, और ब्लू में मार्क करूंगा जो सिमिलैरिटीज है. परोल भी टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड. फरलो भी टेम्पररी रिलीज होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड. परोल का पर्पस कुछ और होता है और परोल का पर्पस कुछ और होता है. परोल का पर्पस होता है सोशल रिलेशंस विद हिज फैमिली एंड कम्युनिटी को मेंटेन करना, और फरलो आम तौर पे इज गिवन एज अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ इनकासरेशन. कि भैया उसको जेल में जाता सारा टाइम जेल 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 में, अगर वो गुड कंडक्ट में है, ही इज रिमेनिंग डिसिप्लिन, आपने सुना होगा अच्छे व्यवहार पे है, तो उसको मोटिवेशन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस पार्ट. फरलो आमतौर पे थोड़े ज़्यादा टाइम ऑफ कन्विक्शन के बाद में मिलता है. सो अगर वो 5 साल की सज़ा है या उससे ज़्यादा की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, जिसे बोलते हैं कैद ए बा मुशक्कत है, और उस 5 साल में से 3 साल उसका निकल चुका है, और उस 5 साल में से जो 3 साल 5 years और मोर है, और वो 3 साल के उसकी इनकासरेशन हो गई, और उस दौरान उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो 3 साल का, तो उसको हम लोग दे देते हैं फरलो. एक मिनट लाइन पकड़ो. दिया जा सकता है फरलो. ऑन द कॉन्ट्ररी, परोल तब दिया जाता है जब सारी डिसमिसल्स हो गई, सारी अपील्स चली गई, एक जजमेंट आई लोअर कोर्ट में, उसने कन्विक्शन दे दिया, फिर सारी अपील्स खत्म हो गई, अब 1 साल उस फाइनल डेट ऑफ डिसमिसल से निकला है, तो वो डेट से 1 साल के बाद परोल दिया जा सकता है ना. परोल और फरलो दोनों ही अलग अलग पर्पस है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो द प्रिजनर मस्ट हैव सर्व्ड एटलीस्ट 1 year इन प्रिजन. ये परोल की बात हो रही है. द प्रिजनर्स बिहेवियर शुड बी गुड. पहली बार अगर पहले कभी परोल दिया गया हो तो उसने परोल टाइम पीरियड में कोई क्राइम ना किया हो, और इससे पहले वाला परोल कम से कम 6 महीना पहले वाला हुआ होना चाहिए, और कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं होता ना. प्लीज इस पर क्वेश्चन आता है. परोल इज नॉट अ राइट. आमतौर पे परोल किसी स्पेसिफिक रीजन से दिया जाता है, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई ग्रेजुएशन हो रहा है, कोई किसी की शादी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये कंडीशन जो हम लोग देते हैं या जो पर्पस देते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए. मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये दिया जा रहा है तो भैया ये कर लो. लेकिन उस सेटिस्फैक्शन के लिए, उस सेटिस्फैक्शन के होते हुए भी हो सकता है वो तुम्हें मना हो जाए. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पे अटेंशन टू दैट पार्ट ऑल्सो. सो द सिचुएशन हेयर इज कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आई विल जस्ट गिव यू. सो ये अभी बड़ा रिसेंटली एक न्यूज़ आया. परोल और फरलो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, नीड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, रिव्यू गाइडलाइंस. इम्प्रिजनमेंट besides being a mode of punishment also aims at protecting the society from criminal activities. A balance is therefore considered essential between ensuring the rights of inmates and protecting the society from further harm. So अभी बहुत लोगों को लगता है कि फरलो राइट है. नो. परोल भी राइट है. नो. दोनों ही राइट नहीं है. एक्चुअली दोनों ही राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. सो अगर मैं तुम्हें एक न्यूज़ सुनाऊं, तो एक जेसिका लाल केस था, सिद्धार्थ वशिष्ठ मनु शर्मा केस, अगर तुम्हें मालूम है,
तो सिद्धार्थ वसेवा alias Manu Sharma undergoing life term for killing model Jessica Lal in 1999 was today granted parole for 30 days by Delhi High Court so that he can appear for his post graduation exams. तो किस लिए दे दी parole? So that he can appear in his post graduation exam. So उसको एक पर्सनल बॉन्ड ऑफ 50,000 रुपीज विद श्योरिटी, और द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड शर्मा विल नॉट लीव नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ पैरोल विच शैल बी अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज. सो ये अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब कुछ सेटिस्फाई करो और परोल ले लो. द पॉइंट हेयर इज इस पे डिस्कशन हो सकती है कि क्या परोल दिया जा सकता है या नहीं. द पॉइंट हेयर इज, तो ये सिद्धार्थ वशिष्ठ alias मनु शर्मा वाज अ स्टेट, ये जेसिका लाल केस है, सो इट्स वेरी फेमस. सो दोनों साइड से बोला गया कि पिछली बार जब परोल दी गई थी, ओके, ऐसा दिल्ली पुलिस बोल रही है कि जब पिछली बार परोल दिया गया था तो उनका सो कॉल्ड बिहेवियर ठीक नहीं था, लेकिन अगर इस सिचुएशन पे वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि नहीं नहीं, I will maintain or I will continue to follow the conditions that has been laid down by the court, then I will surely, then you can surely get a parole. और वो इस केस में हुआ है. So, लेकिन as I said, it is not a absolute right. So, furlough and parole that envisage a short-term temporary release from custody. Parole किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है. फर्लो में बी ग्रांटेड आफ्टर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैविंग बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन. द ग्रांट ऑफ फर्लो इज टू ब्रेक द मोनोटनी, मैंने तुम्हें क्या बोला था, ब्रेक द मोनोटनी ऑफ इनकार्सरेशन एंड टू एनेबल द कॉन्विक्ट to maintain continuity with family life and integration with society. Although furlough can be claimed without a reason, prisoner does not have an absolute legal right to claim furlough. दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है. सो क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली आया, इवन इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वर्ड है इवन इफ द कंडीशन इज आर सेटिस्फाइड, स्टिल parole can be not allowed and those the two things can be said. सो ये है आज के दो टॉपिक्स, और इनफैक्ट 3 टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया. मैंने तुम्हें मैरिटल रेप पढ़ा दिया, बेल पढ़ा दिया, परोल पढ़ा दिया और फर्लो पढ़ा दिया. सो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ यू पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन, इट सेज with reference to India consider the following statement. तो ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन है. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station. No, he is locked up in the jail. तो ये हो गया चॉइस गलत. ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड. नो, अलाउड. अच्छा, लाइन पूरी नहीं हुई. इट्स नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल. द नॉट एंड नॉट, माइनस माइनस प्लस, मतलब इट इज ही इज अलाउड टू बी इंटरोगेटेड विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. ये एकदम करेक्ट है. So this makes it second choice as a point and this is very very simple. ऐसे पढ़ते हैं एग्जाम के लिए. So I hope you have understood in this limited period of time भी मैंने तुम्हें बड़े important current affairs बता दिए. Now the decision is in your court. You must decide very fast. You are a wise gang of students. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE. चाहे तुम 36 month कोर्स लो, चाहे 24 month कोर्स लो, चाहे 12 month कोर्स लो, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट. मेरा नया कोर्स अभी अभी लॉन्च हुआ है पॉलिटी का. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. 31 मई से, मैं फिर बोल रहा हूँ, 31 मई से ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे बाय एज हाई एज 20%. प्लीज डोंट मिस दिस. इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद.